ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आसपास जमा हुई भीड़ बड़े ही ध्यान से उस लकड़ी के घर को देखने लगी। लोगों की चहल पहल बढ़ती जा रही थी। पुलिस के लिए भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। भीड़ में खड़े कुछ लोग घर के आसपास खड़े पुलिस ऑफिसरों की ओर देखकर चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ? क्या हमारे मोहल्ले में कोई चोर घुस आया है क्या? जब मोहल्ले के लोगों ने देखा कि पुलिस वाले कुछ भी कहने के लिए राजी नहीं थे तो मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने आगे आते हुए पुलिस वालों से पूछा, अरे भाई बताइए भी, अचानक आप लोग यहाँ आना कैसे हुआ? उस घर में तो एक बुढ़ी औरत रहती है जो देख नहीं सकती और उसके साथ एक छोटी सी जवान लड़की रहती है। बोलो, आप लोगों का यहाँ क्या काम है? इंस्पेक्टर ने अंदर जाते ही अपने नाक पर अपना रुमाल दबा लिया। अनिका और रोहित जहाँ पर खड़े थे वहां से उन्हें इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा था, मगर अंदर इंस्पेक्टर ने क्या देखा था ये बाहर से नजर नहीं आ रहा था। अनिका अब अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। अनिका देखना चाहती थी कि अंदर क्या हुआ था। अनिका तेजी से उस लकड़ी के मकान के पास गई और छोटी सी स्टेयरकेस चढ़कर घर के अंदर दाखिल हुई। टूटे हुए दरवाजे से संभलकर अपने पांव आगे बढ़ाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई। अनिका ने जो देखा उसे देखकर अनिका की चीख निकल गई। अनिका ने देखा कि एक बूढ़ी औरत को एक रस्सी के जरिए पलंग से बांध दिया गया था और उनके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया गया था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे सांसें ले रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पल में बूढ़ी औरत की सांसें टूटकर बिखर जाएगी। मगर बूढ़ी औरत के सामने उनकी जवान बेटी की लाश पड़ी थी। लड़की के शरीर पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। लड़की के शरीर पर कई जख्मों के निशान नजर आ रहे थे। अनिका ने जब उस लड़की की लाश इस तरह देखी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। लड़की को देखते ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़की के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। अनिका की चीख सुनकर जैसे ही रोहित कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो रोहित ने कमरे के अंदर का नजारा देखकर अनिका को सहारा देते हुए अनिका का सर अपनी छाती से लगा लिया। लड़की की हालत देखकर अनिका के आंसू एक के बाद एक अनिका की आंखों से बहने लगे। कुछ लेडी कांस्टेबल ने अंदर आकर लड़की के शरीर को एक सफेद कपड़े से ढक दिया। वहीं कुछ दूसरी लेडी कांस्टेबल बूढ़ी औरत को छुड़ाकर वहीं बिस्तर पर लेटा दिया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे सांसें ले रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पल में वो अपनी आखिरी सांस लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चल देगी। धीरे धीरे बाहर खड़े लोगों में ये बात फैलने लगी, अंदर जो अंधी बूढ़ी औरत और जो उसकी जवान बेटी रहते थे उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। जवान लड़की का बलात्कार करके उसे मार दिया गया है। ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लकड़ी के घर में भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने वॉकी टॉकी के जरिए अपने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट स्थापित किया और पुलिस फोर्स मंगवा ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने मौके पर एक एम्बुलेंस बुलाई और लाश को पुलिस कस्टडी में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। बूढ़ी औरत बेहोशी में धीरे धीरे सांसें ले रही थी। इंस्पेक्टर ने एम्बुलेंस के जरिए बूढ़ी औरत को भी हॉस्पिटल भिजवा दिया। मोहल्ले के लोग एक के बाद एक पुलिस को सवाल करने लगे। सभी के मन में एक डर और एक खौफ बैठ गया था। तभी बूढ़ी औरत ने सबके सामने आते हुए पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ? हमें क्या जीने का कोई अधिकार नहीं? हमारी इज्जत नहीं होती? कितनी बार हमने आप लोगों से कहा है कि आप यहाँ पर आने जाने वाले टूरिस्टों के लिए नियम और कानून बनाया करो। हम गरीबों के साथ आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, मगर आप लोग कुछ नहीं करते। आखिर उस मासूम सी लड़की ने क्या बिगाड़ा था किसी का? अरे बूढ़ी अंधी माँ की देखभाल करती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी तो जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर अपना पेट पालती थी, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए उसने और न ही किसी के घर पर जाकर चोरी की। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी लड़कियों के साथ इस तरह के हादसे होते हैं और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोकल पब्लिक का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। एक तरफ से मोहल्ले के लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। तभी एक सीनियर इंस्पेक्टर ने रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आपको थैंक यू कहना चाहिए या सॉरी। सॉरी इसलिए क्योंकि हम उस लड़के की जान नहीं बचा पाए, और थैंक यू इसलिए
क्योंकि हमें कम से कम आपकी वजह से उस लड़के की माँ को बचाने की एक उम्मीद नजर आ रही है। मगर आप लोग भरोसा रखिएगा, जिस किसी ने भी ये काम किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रीमा फेस एविडेंस के से ये साफ जाहिर था कि उस लड़के के साथ कुछ मचलों ने रेप किया था और बुढ़ी अंधी माँ के मुंह से रुमाल ठूसकर उसे बिस्तर से बांध दिया था ताकि वो अपनी बच्ची की मदद न कर सके। ऐसे वैसी लोगों के बारे में सोच सोचकर अनिका की आंखों से बहने वाले आंसू भी थम गए थे। अनिका की आंखों में जैसे एक जुनून सवार हो गया था। अनिका की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। रोहित ने अनिका को सहारा दिया था। रोहित अनिका की कंडीशन अच्छी तरह से समझ पा रहा था, इसीलिए अनिका की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, अनिका, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, मगर मेरा यकीन मानो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपने ही आदमियों को काम पर लगाना पड़े, हम जल्द से जल्द गुनाहगार को ढूंढ लेंगे और उसे सजा देने में कानून की मदद करेंगे। तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने रोहित के पास आकर धीमी आवाज में पूछा, रोहित साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस इंसिडेंट के बारे में कैसे पता चला? आपका होटल तो इस मोहल्ले से काफी दूर है, फिर आपको कैसे पता चला कि इस छोटे से लकड़ी के मकान में किसी को हमारी मदद की जरूरत है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोहित अनिका की ओर देखने लगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इंस्पेक्टर को पूरी बात समझाना काफी मुश्किल था, इसलिए बात घुमाते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर से कहा, दरअसल बात यह है कि आप तो अच्छी तरह से जानते हैं आजकल के बच्चों को, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, यहाँ हम वेकेशन मनाने आए थे और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि यहाँ मेरी खुद की होटल है, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और इंस्पेक्टर ने अपनी टोपी सीधी करते हुए रोहित से कहा, अरे साहब, आपको कौन नहीं जानता, हमारी मनाली शहर की शान है आपकी होटल। मैं आपकी होटल को भी अच्छी तरह से जानता हूँ और आपको भी। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद रोहित ने अपना सर झुका लिया और फिर धीमी आवाज में इंस्पेक्टर से कहा, देखिए, मेरे बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें ड्रोन उड़ाकर कुछ वीडियोज फोटोज लेने हैं। वो एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं अपनी इस फैमिली वेकेशन पर। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल के बच्चों में ये शॉर्ट फिल्म बनाने का क्रेज कितना ज्यादा हो गया है। मैंने लाख मना किया, फिर भी वो ड्रोन उड़ाने लगे। देखते ही देखते उनके ड्रोन ने हमारे होटल की बाउंड्री पार कर दी और उसके बाद अचानक ड्रोन बेकाबू हो गया और फिर यही आकर गिरा। उसी ड्रोन को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर आए थे। हमें शक हुआ था कि वो ड्रोन यहीं कहीं इस घर के अंदर गिरा था। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, इसलिए मेरे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कॉल करके आपको यहाँ बुला लिया। हमें शक हुआ कि अंदर कोई अप्रिय घटना हुई है और इसीलिए शायद कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। हालांकि इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानता था कि जब रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने इंस्पेक्टर को कॉल लगाया था तो वो लोग तभी मार्केट में पहुंचे नहीं थे। रोहित की बातें आधी सच थी और आधी झूठ, मगर इंस्पेक्टर रोहित मारवा को झूठा साबित करने के लिए उसे क्रॉस इंटेरोगेशन नहीं करना चाहता था। वैसे भी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानता था कि इस घटना के पीछे चाहे कुछ भी हो जाए, मारवा खानदान का हाथ नहीं हो सकता था। इंस्पेक्टर को लगा जरूर रोहित उनसे कोई ऐसी बात छुपा रहा है जो इस केस से जुड़ी नहीं थी, मगर हो सकता है कि वो बात बाहर आ जाए तो उनकी फैमिली की बदनामी हो सकती थी। इंस्पेक्टर अच्छी तरह से ये भी जानता था कि उनके खानदान में कई ऐसी बातें होती थी जो पब्लिकली नहीं भी की जा सकती थी। रोहित का एक्सप्लेनेशन मानते हुए इंस्पेक्टर ने अनिका की ओर देखा और कहा, मैडम, मैं जानता हूँ कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। एक औरत होने के नाते किसी गरीब के लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मगर मैडम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द हम गुनहगार को पकड़ने की कोशिश करेंगे और गुनहगारों को ऐसी सजा दिलाएंगे कि आइंदा कोई गुनहगार किसी मासूम लड़की के साथ इस तरह का काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अनिका और रोहित को आश्वासन देने के बाद इंस्पेक्टर जब उस लकड़ी के मकान से अपने कदम बाहर की ओर ले जाने लगा, तब अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए और फिर से रोहित की ओर मुड़कर झुककर बड़े ही पोलाइटली कहा, सर, बस आपसे एक विनती है, क्योंकि आप अब इस केस से जुड़ चुके हैं। अब अगर इस केस की छानबीन करने में हमें किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो हमें आपको मजबूरन याद करना होगा। रोहित अच्छी तरह से कानून के हर पहलू को समझ पा रहा था, इसलिए रोहित ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर हाँ में हिला दिया।
इंस्पेक्टर ने अनिका की ओर देखकर अपना सिर झुकाकर कहा, मैडम, आज तो जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि चीयर अप एंड एंजॉय योर वेकेशन। बस आपको इतना कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। होने को तो कोई भी टाल नहीं सकता, मगर मैं इतना जरूर वादा करता हूँ कि आगे कुछ ऐसा नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। गुड बाय मैडम। अनिका को ये कहने के बाद इंस्पेक्टर वहां से चला गया। बाकी कांस्टेबल मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग कमरे की अच्छी तरह से छानबीन करने लगे थे। कोई भी सबूत छूट न जाए, इसलिए कुछ ही देर में पूरे लकड़ी के मकान को सील कर दिया गया। रोहित और अनिका जब मकान से बाहर निकले तो तीनों बच्चे वैन की खिड़की से अपने मॉम डैड को वापस वैन की ओर आता हुआ देख रहे थे। रोहित और अनिका बच्चों को इस तरह से देखकर समझ रहे थे कि अगर बच्चों ने घर के अंदर से लाश को निकलते हुए देख लिया था तो जरूर ऐसा जान चुके थे कि घर के अंदर जरूर कोई ऐसा हादसा हुआ था जो बहुत दर्दनाक था। धीरे धीरे अनिका और रोहित वैन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। रोहित मन ही मन सोच रहा था कि वो बच्चों को क्या कहेगा और उन्हें इस हादसे के बारे में क्या समझाएगा। जैसे ही रोहित और अनिका वैन के पास पहुंचे और रोहित वैन का दरवाजा खुलने ही वाला था, अचानक अनिका के कानों पर एक तोते की आवाज पड़ी। अनिका उस तोते की आवाज सुनकर चौंक गई। उस तोते की आवाज सुनकर अनिका को काफी अजीब महसूस होने लगा। वैन के दरवाजे पर पांव रखकर खड़ी अनिका की नजर जैसे ही लकड़ी के मकान के छत पर गई, अनिका ने देखा कि जो तोते पैराडाइज इंटरनेशनल होटल की स्वीट में उनसे मिलने आए थे, वो तोते अभी भी अनिका की ओर देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। उस तोते की तेज आवाज ने अनिका के शरीर में बह रहे खून को कुछ पल के लिए मानो जमा ही दिया था। अनिका को परेशान देखकर रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और अनिका से कहा, चलो वैन के अंदर बैठो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और अनिका, ध्यान रखना, बच्चों को ज्यादा कुछ डिटेल्स में कहने की जरूरत नहीं है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसी बातें समझ सके उतनी उनकी उम्र नहीं है। हमें बच्चों को सिर्फ यही कहना है कि अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था और बहुत जल्द पेशेंट को बचा लिया जाएगा। अनिका की नजरें ऊपर बैठे तोते पर जमी हुई थी, मगर अनिका अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि रोहित उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। रिया और अनिका के दोनों बेटे वैसे तो काफी मैच्योर थे, मगर अंदर जो कुछ भी हुआ था वो बातें इस उम्र में उनके साथ शेयर की जा सके, शायद अब तक उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं आई थी। ऊपर से रोहित नहीं चाहता था कि उसके तीनों बच्चे किसी भी तरह का टेंशन ले। रोहित को अपने तीनों बच्चों की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी। रोहित ने अनिका को पूरी तरह से समझा दिया था। मन ही मन अनिका ने भी ये फैसला कर लिया था कि वो बच्चों को कुछ नहीं बताएंगे, जो कुछ भी अंदर हुआ था उसके बारे में। रोहित के एक गार्ड ने जैसे ही वैन का दरवाजा खोला, तीनों बच्चे रोहित और अनिका की ओर दौड़कर आए और वैन के दरवाजे पर खड़े होकर पूछने लगे, क्या हुआ अंदर? वो तोते हमारी होटल तक क्यों आए थे? रिया ने रोहित की ओर देखकर कहा, बताइए ना डैड, क्या हुआ अंदर? रोहित ने अनिका की ओर देखकर अपना गला साफ करते हुए बच्चों से कहा, कुछ नहीं बच्चों, दरअसल अंदर एक बुरा हादसा हुआ है। अंदर एक बूढ़ी दादी माँ अपनी बेटे के साथ रहती थी और अंदर एक एक्सीडेंट में उन्हें काफी चोट लगी है, मगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप लोग फिक्र मत करो। अच्छा हुआ कि वो तोते वक्त पर होटल पहुंचे और तुम्हारी मम्मा ने ये जान लिया कि तोते उनसे मदद मांगने आए थे। रोहित के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तीनों बच्चों के चेहरे पर गर्व के भाव आ गए। बच्चों को अपनी मम्मा के लिए काफी फख्र महसूस हो रहा था, मगर साथ साथ अनिका के चेहरे पर इतने फिक्र देखकर बच्चे अब तक यह जान चुके थे कि रोहित जो कह रहा था उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी। किसी तरह रोहित ने अनिका को सहारा देकर वैन के अंदर अनिका को सीट पर बैठाया। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। जैसे ही तीनों बच्चों को अपनी सीट पर बिठाकर रोहित ने वैन का दरवाजा बंद किया, अनिका ने रोहित की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, रुक जाओ रोहित। अनिका की बात सुनने के बाद रोहित हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने तीनों बच्चों को देखकर आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप लोग होटल जाइए, मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। ये कहते हुए अनिका ने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा और सीधे अपनी जगह से उठकर वैन का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। अनिका को इस तरह तेजी से जाते हुए देखकर रोहित के भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रोहित ने हड़बड़ाहट में बच्चों की ओर देखकर कहा,
बच्चों, मुझे तुम्हारी मम्मा के साथ जाना होगा। आप लोग एक काम करो, आप लोग सिक्योरिटी गार्ड के साथ होटल चले जाओ, वहाँ सनी चाचू के साथ कुछ वक्त तक खेलो, मैं मम्मा को लेकर आता हूँ। बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त वो अपने पापा के साथ जाने की जिद नहीं कर सकते थे। रोहित ने बच्चों के साथ बात करने के बाद बच्चों के रिएक्शन या उसके जवाब के बिना रुके ही वैन का दरवाजा खोलकर वैन के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहा, बच्चों को होटल ले जाओ और सनी से कहना कि वो कुछ वक्त बच्चों के साथ ही रहे। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने हाँ में अपना सर हिला दिया और रोहित को सैल्यूट करते हुए वैन का दरवाजा बंद कर दिया। इधर अनिका तेजी से जीप में बैठने जा रहे इंस्पेक्टर की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देखकर इंस्पेक्टर ने अपनी जीप को आगे बढ़ने से रोक लिया और जीप से बाहर उतर गया। इंस्पेक्टर के पास पहुंचकर अनिका ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उस बूढ़ी औरत से मिलना है। इंस्पेक्टर अनिका की बात सुनकर काफी हैरान रह गया। इंस्पेक्टर ने पीछे से चल के आ रहे रोहित की ओर देखा। रोहित ने इशारे से इंस्पेक्टर को अनिका की बात मानने को कहा। इंस्पेक्टर जानता था कि अनिका और रोहित से उस बुढ़ी औरत को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, इसलिए इंस्पेक्टर ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए अनिका से कहा, ठीक है मैडम, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं, मगर इस वक्त उनकी हालत बड़ी नाजुक है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि आप उनसे बात कर पाएंगे या नहीं। अनिका को यह कहने के बाद इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठकर वहां से रवाना हो गया। रोहित और अनिका के ठीक पीछे एक और कार आकर रुकी, जिसमें रोहित के सिक्योरिटी गार्ड पहले से मौजूद थे। जैसे ही कार रुकी, कार के अंदर से सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकले और पीछे जाकर एक दूसरी कार पर बैठ गए। रोहित और अनिका आगे खड़ी कार के अंदर बैठ गए और कार के ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित ने कार के ड्राइवर से कहा, पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और फिर वहां से होटल आएंगे। रोहित की बात सुनते ही कार का ड्राइवर पुलिस की जीप का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस की जीप एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। पुलिस की जीप के पीछे पीछे रोहित और अनिका की कार भी सिविल हॉस्पिटल के गेट से होते हुए उसके मेन बिल्डिंग पर जाकर रुकी। पुलिस जैसे ही जीप से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए, रोहित अनिका को लेकर धीरे धीरे सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। अनिका ने देखा कि चारों ओर कई गरीब पेशेंट अपनी अपनी शिकायतें लेकर कहीं जमीन पर बैठे थे तो कहीं किसी कोने में चादर बिठाकर लेटे थे। याददाश्त वापस लौटने के बाद अनिका ने सिर्फ और सिर्फ मारवा और गुलेरिया खानदान की चकाचौंध देखी थी। अनिका को शायद जिंदगी का ये पहलू पता भी नहीं था। एक एक पेशेंट की आंखों में दर्द देखकर अनिका को अपने आप पर हैरानी होने लगी। याददाश्त खो चुकी अनिका दुनिया के तराजू को समझ नहीं पा रही थी। बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले लोग इतने अलग कैसे हो सकते थे, ये बात अनिका की समझ से बाहर थी। अनिका लोगों की भीड़ में उस बूढ़ी औरत को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसे अभी अभी उस लकड़ी के मकान से अस्पताल लाया गया था। अस्पताल के रिसेप्शन पर खड़े इंस्पेक्टर को भी रिसेप्शन पर किसी के आने का इंतजार था। तभी एक डॉक्टर हड़बड़ी में इमरजेंसी वार्ड की ओर जाता हुआ नजर आया। इंस्पेक्टर ने उस डॉक्टर को रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अभी अभी पुरानी लकड़ी बाजार में जो केस हुआ था। इंस्पेक्टर की आधी बात सुनते ही डॉक्टर ने हवा में अपने हाथ लहराते हुए उस इंस्पेक्टर से कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, लड़की की लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रीमा फेसिस एविडेंस यही कहा जा सकता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है और रेप करने के बाद बहुत बुरी तरह से उस लड़की को पीटा भी गया है। दर्द की मारी लड़की की जान निकल गई है। डॉक्टर की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने अपने सर से अपनी टोपी उतार दी और डॉक्टर से कहा, और लड़की की माँ, उनका कुछ? इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर अपने आप ही चुप हो गया। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद डॉक्टर ने धीमी आवाज में इंस्पेक्टर से कहा, देखिए, उन्हें इस वक्त आईसीयू वार्ड में दाखिल किया गया है। उनके मुंह में काफी देर तक कपड़ा ठूसा गया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हुई थी और कई घंटों तक वो उस तकलीफ से गुजरती रही। ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने अपने शरीर को काफी एक जार सन दिया था। हो सकता है कि बलात्कारियों से अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने जी तोड़ कोशिश की हो, मगर दिखाई न देने की वजह से शायद वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रही थी, मगर उन्होंने कोशिश जारी रखी थी। इतना कहकर डॉक्टर ने आगे सांस लेते हुए कहा, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और शरीर पर बढ़ता हुआ दबाव, इन सारी चीजों की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अगर आपने उन्हें यहाँ लाने में आधे घंटे की देरी की होती तो उनके शरीर से जान निकल चुकी होती।
खैर इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मुझे और कई पेशेंट को अटेंड करना है। आप देख ही रहे हैं कि इस हॉस्पिटल की हालत कैसी है। पेशेंट इतने ज़्यादा हैं और स्टाफ बहुत कम। इंस्पेक्टर अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि डॉक्टर की कंडीशन कैसी थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशान न करते हुए इंस्पेक्टर ने उन्हें जाने दिया। पास खड़े रोहित और अनिका ने इंस्पेक्टर की सारी बातें सुन ली थी। रोहित और अनिका को अपने पास खड़ा देखकर इंस्पेक्टर ने मायूस और धीमी आवाज में रोहित और अनिका से कहा, सुना ना आपने, कितनी दर्दनाक मौत मरी है वो लड़की बेचारी। और ये बूढ़ी औरत, मुझे तो सोच सोच के भी रूह कांप जाती है कि इस औरत के सामने उसकी बेटी का बलात्कार किया गया, मगर ये औरत अपनी बेटी की कोई मदद नहीं कर पाई। क्या बीती होगी इस बूढ़ी औरत पर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान इतनी हद तक कैसे गिर सकता है। इंस्पेक्टर ने भी अपनी बात पूरी नहीं की थी कि इंस्पेक्टर के कानों पर अनिका की सख्त आवाज पड़ी। अनिका ने इंस्पेक्टर से पूछा, किसने किया ये सब। अनिका की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगे। अनिका ने दोबारा सख्त आवाज में इंस्पेक्टर से पूछा, किसने किया ये सब। हैरान होकर इंस्पेक्टर रोहित की ओर देखने लगे। रोहित को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी अनिका क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी कि पुलिस को यह पता चल जाए कि गुनहगार कौन था। इंस्पेक्टर ने घबराती हुई आवाज में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए मैडम, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ लोग आते हैं और बेकाबू हो जाते हैं। कई केसेज में टूरिस्ट यहाँ आकर ड्रग्स का सेवन करते हैं और फिर ऐसे किसी अप्रिय वारदात को अंजाम देकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। हमने कई बार ऐसे गुनाहों पर रोक लगाने की कोशिश की, मगर ज्यादा सख्ती बरतने से यहाँ के टूरिस्ट कम हो जाते हैं, जिस वजह से हमें ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि हमें ज्यादा सख्ती नहीं बरतनी है, और अगर जरा भी ढिलाई दी जाए तो इस तरह की अप्रिय वारदात को कोई ना कोई हैवान आकर अंजाम देकर जाता है। अनिका इंस्पेक्टर की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। वो बिना पलके झपकाए इंस्पेक्टर की ओर देखे जा रही थी। तभी अनिका की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, और फिर ये लड़की जहाँ रहती है उस लोकेलिटी में कहीं सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। कुछ लोगों के पास आमदनी नहीं है और टूरिस्ट के बिना यह शहर चलना नामुमकिन है। आमदनी कम होने की वजह से यहाँ पढ़ाई लिखाई भी बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग लकड़ियों के बिजनेस में हैं। कुछ नौजवान लोग ड्रग्स बेचने की लाइन को भी पकड़े जा चुके हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से ड्रग्स की मांग यहाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ड्रग्स के सप्लायर ने यहाँ पर एक प्रोफेशनल रैकेट खोल रखा है। हम लाख कोशिश करने के बावजूद उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। रोहित भी इन सारी बातों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इंस्पेक्टर रोहित और अनिका को मनाली की सिचुएशन के बारे में समझा रहा था। तभी एक नर्स तेजी से चलकर इंस्पेक्टर के पास आई और कहने लगी, सर, वो बूढ़ी औरत जिसे आप लोग अभी लेकर आए थे, उन्हें होश आ गया है। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में सनी शर्मिला के साथ खड़ा बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। सनी के आदमियों ने कॉल पर सनी को बता दिया था कि रोहित और अनिका इंस्पेक्टर के साथ सिविल हॉस्पिटल गए थे और बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड के साथ वापस पैराडाइज इंटरनेशनल होटल भिजवा दिया गया था। सनी बेसब्री से होटल लॉबी में बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था। तभी शर्मिला ने सनी से कहा, सर, आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना। सनी ने शर्मिला की बात पर अपने हाथ मलते हुए कहा, ऑफ कोर्स। आर्यन जब से छोटा सा था तब से मैं ही रोहित भैया के साथ मिलकर उसकी देखभाल करता था। यूँ समझ लो कि रोहित अगर आर्यन के पापा हैं तो मैं उनकी माँ। जैसे ही सनी ने ये बात कही, शर्मिला सनी को चौंक कर देखने लगी। सनी को जब इस बात का रियलाइज हुआ कि उसने अपने मुंह से बड़ी अजीब सी बात कही थी, तब अपने बात को सुधारते हुए सनी ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि रोहित तो आर्यन का बाप था ही, मगर मैं भी आर्यन का पापा था। मेरा मतलब है पापा नहीं, चाचा था। सनी के चेहरे की हड़बड़ाहट समझते हुए शर्मिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शर्मिला को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सनी की सांसें जैसे जमने लगी थी। अचानक टॉपिक बदलते हुए सनी ने शर्मिला से कहा, सच कहूँ तो तुम जब मुस्कुराती हो तब बड़ी प्यारी लगती हो। जैसे ही सनी ने शर्मिला से यह बात कही, शर्मिला ने अपना गला साफ करते हुए कहा, थैंक यू सर। दरअसल मैंने आज आपकी पूरी फैमिली के लिए एक आउटिंग की प्लानिंग की थी, मगर मुझे लगता है कि अब बिना रोहित सर और अनिका मैडम के हमारी पूरी प्लानिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। शर्मिला की सूझबूझ और समझदारी देखकर सनी की आंखों में चमक आ गई।
सनी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला को देखते ही सनी के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कुछ ज्यादा ही तेज हो जाता था। सनी के गाल गुलाबी होने लगते थे, आंखें अपने आप झपकने लगती। तभी अचानक सनी को अपने भतीजे की याद आई और सनी के चेहरे पर फिर से परेशानी आ गई। तभी होटल के मेन लॉबी से मेन गेट पर नजर डालती हुई शर्मिला ने सनी से कहा, सर, मुझे लगता है कि बच्चों की कार वापस आ गई है। ये बात सुनते ही सनी दौड़कर होटल की लॉबी से बाहर निकला और बिल्डिंग के मेन गेट पर बच्चों का इंतजार करने लगा। बच्चों की वैन जैसे ही मेन गेट पर आकर रुकी, सनी ने जल्दी से वैन का दरवाजा खोला। तीनों बच्चों को सुरक्षित देखकर सनी ने चैन की सांस ली। वैसे तो सनी अच्छी तरह से जानता था कि बच्चे सिक्योरिटी गार्ड के साथ बिल्कुल सेफ थे, मगर उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर सनी को राहत महसूस हुई। तीनों बच्चों का हाथ पकड़कर सनी और शर्मिला बच्चों को होटल लॉबी के अंदर ले गए। बच्चे काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे, खासकर रिया के चेहरे पर काफी मायूसी नजर आ रही थी। तीनों बच्चों को अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाने के बाद सनी ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? रिया का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था और उसकी आंखों में काफी नमी भी नजर आ रही थी। रिया को देखकर ही लग रहा था मानो वो अंदर से काफी उदास और परेशान थी। आर्यन और अलेक्जेंडर की भी वही हालत थी, पर वो अपने चेहरे पर अपनी परेशानी को जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। सनी की बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने धीमी और दबी हुई आवाज में सनी से कहा, वहाँ शायद किसी की डेथ हो गई है। मम्मा और डैड उनसे मिलने हॉस्पिटल गए हैं। अलेक्जेंडर के मुंह से यह बात सुनकर सनी और शर्मिला दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। जब सनी ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ फोन पर बात की थी, तब सिक्योरिटी गार्ड ने सनी से कहा था कि जिस जगह वो लोग पहुंचे थे वहां एक हादसा हुआ था, मगर डिटेल में सनी को उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता था। मगर जब अलेक्जेंडर ने कहा कि वहां किसी की डेथ हो गई थी, तो सनी के चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आने लगी। मगर इस वक्त सनी के चेहरे पर परेशानी के साथ साथ काफी हैरानी भी नजर आ रही थी। मन ही मन सनी ने ये भी सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कुछ पंछी इतनी दूर उड़ान भरकर आए और अपने मालिक की हालत के बारे में किसी को मैसेज दें। पुराने दिनों में ऐसा होता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे, मगर बिना किसी संदेश के, बिना किसी चिट्ठी के कोई पशु या पक्षी किस तरह से मैसेज भेज सकता था? ये बात सनी की समझ के बाहर थी। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद शर्मिला भी काफी घबराई हुई लग रही थी। शर्मिला ने तीनों बच्चों के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं अभी आप लोगों के लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ। आपके मम्मी डैडी बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन ये तो नहीं जानते थे कि उस छोटे से लकड़ी के मकान के अंदर क्या गुनाह हुआ था, मगर बाहर का माहौल देखकर उन्हें इतना तो जरूर पता लग चुका था कि उस घर के अंदर बीती रात कोई दर्दनाक हादसा हुआ था। रिया अपनी जगह से उठकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। बालकनी की रेलिंग पर अपना प्यारा सा चेहरा रख दिया और मन ही मन कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। शर्मिला और सनी बालकनी में रिया के पीछे खड़े रिया के उदास चेहरे की ओर देख रहे थे। तभी शर्मिला ने अपने कदम आगे बढ़ाए और रिया के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग बेटा? शर्मिला की बात सुनते ही रिया ने मायूस और उदास आवाज में जवाब देते हुए कहा, मैं बस यही सोच रही थी कि अगर ये बर्ड्स पहले ही यहाँ पर आ गए होते और हमने उनकी बातें समझ ली होती तो शायद हम किसी को डेथ से बचा सकते थे। रिया की बात सुनने के बाद शर्मिला भी चौंक गई। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि रिया के छोटे से मन पर कितना गहरा असर हुआ था। शर्मिला इसके बारे में तो कुछ डिटेल्स नहीं जानती थी, मगर वो इतना अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों के मन पर इस तरह की बातों का कितना गहरा असर पड़ सकता था। और फिर रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन कोई आम बच्चे नहीं थे। जिंदगी और हालात के कुछ पहलुओं को उन तीनों ने भी देखा था। बचपन से ऐशो आराम और बड़े बुजुर्गों के लाड प्यार में पले बढ़े ये बच्चे समाज के कुछ कड़वी बातों से बिल्कुल अनजान थे। अलेक्जेंडर और आर्यन के काफी ज्यादा निराश लग रहे थे। वहां उस लकड़ी बाजार में उन्होंने जो कुछ भी देखा था वह काफी डरावना था। और चाहे अलेक्जेंडर और आर्यन कितने भी प्रैक्टिकल क्यों न हो, जब उन्होंने उस तरह का माहौल देखा तब उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि वहां जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसे इंसानी तौर पर सही नहीं माना जा सकता था। वैन में बैठे तीनों बच्चों ने वैन के अंदर से ये देखा था
कि किस तरह स्ट्रेचर पर पुलिस के कुछ लोग एक लड़की की लाश ले जा रहे थे। तीनों बच्चों ने उस लड़की की चेहरा अच्छी तरह से देखा था। 18-19 साल की एक बेहद खूबसूरत सी लड़की जिसका जिस्म एक स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा था। ये दृश्य देखकर तीनों बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी बच्चों को निराश और हताश देखने के बाद शर्मिला ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को हवा में लहराया और कहा, मैंने आज तुम सबके लिए जबरदस्त प्लानिंग कर रखी है। सारे के सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। शर्मिला की बात सुनकर तीनों बच्चे हैरानी से शर्मिला को देखने लगे। सनी भी सुनना चाहता था कि आखिर शर्मिला बच्चों का मूड अप लिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहती थी। शर्मिला ने अपनी जगह से खड़े रहकर अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर गोल चक्कर पूरा किया और बच्चों से कहा, मैं तुम तीनों बच्चों की पसंद नापसंद अच्छी तरह से जानती हूँ। रिया, मुझे पता है कि आपको गेम खेलना कितना पसंद है। मुझे ये भी पता है कि अलेक्जेंडर को बड़े होकर एक साइंटिस्ट बनना है और मैं यह भी जानती हूँ कि आर्यन को बड़े होकर एक मैथमेटिशियन बनना है। मगर कई बार मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके पापा कभी रिटायर करना चाहें तो बिजनेस की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंपेंगे। शर्मिला की यह बात सुनकर तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन तीनों की शक्लें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तीनों एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई, ये तो तुम्हारा काम है। अलेक्जेंडर को बचपन से ही अपनी मम्मा अनिका की तरह मेडिकल साइंस में नाम करना था। वहीं रिया को अपनी भूमिका बुआ बेहद पसंद थी। हालांकि भूमिका एक स्पेशल डिपार्टमेंट की एजेंट थी, मगर भूमिका की स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का तरीका, भूमिका की फैशन रिया को बेहद अच्छी लगती थी। रिया एक गेमर तो थी ही, मगर कहीं न कहीं रिया बड़ी होकर एक फैशन मॉडल बनना चाहती थी। हालांकि अब तक रिया खुद ये बात नहीं जानती थी, मगर रिया की हरकतें, रिया की पसंद नापसंद देखते हुए कोई भी यह बात कह सकता था कि रिया जरूर बड़ी होकर एक फैशन मॉडल बनेगी। कहीं न कहीं रिया के दोनों भाइयों को भी यह बात पता थी और इसीलिए हमेशा ही दोनों भाई मिलकर रिया को पढ़ाई करने के लिए ज्यादा फोर्स किया करते थे, जो रिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी अलेक्जेंडर और आर्यन रिया को पढ़ाई करने की नसीहत देते तब रिया उन्हें एक ही जवाब देती, जब मैं स्कूल खरीद सकती हूँ तो मुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। कहीं न कहीं दोनों भाइयों को अपनी बहन के विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर वो जानते थे कि पापा के लाड़ प्यार में पली बड़ी रिया को समझना और उसे कुछ समझाना इतना आसान नहीं था। शर्मिला ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाते हुए कहा, चलो आज हम सब मिलकर एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसे खेलते वक्त हम सबको अपनी अपनी पसंद से खेलने में मजा आएगा। शर्मिला की ये बात सुनने के बाद सारे बच्चे हैरान होकर देखने लगे। वो जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा खेल था जो तीनों बच्चों को इक्वली पसंद आएगा। तभी शर्मिला ने अपनी आंखें बड़े करते हुए तीनों बच्चों की ओर देखा और कहा, मैंने नीचे स्विमिंग पूल के पास एक बड़ा सा बोर्ड बनाया है जिस पर 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिखे हैं। हमें डाइस घुमाना है और डाइस पर जितने नंबर आए उस हिसाब से हमें उस बड़े से बड़े बोर्ड पर अपने आप को आगे चलाना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर कुछ नंबर के बाद आपको एक बड़ा सा सांप नजर आएगा। अगर आप उस नंबर पर आए और सांप ने आपको काटा तो आपको उसी स्लाइड से होते हुए नीचे पानी में डुबकी लगाना होगा। इसका मतलब साफ है, यह गेम खेलने में रिया को बड़ा मजा आएगा। यह गेम मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करने वाली गेम है, इसलिए आर्यन बाबा को बड़ा मजा आएगा। और सांप के जहर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारे साइंटिस्ट साहब को खोज निकालना होगा। शर्मिला का गेम एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही प्यारा था। हालांकि यह खेल बहुत पुराना था जिसे लोग सांप सीढ़ी के नाम से जानते थे, मगर शर्मिला ने मॉडर्न जनरेशन के सामने इस गेम को जिस तरह से प्रेजेंट किया था वो सुनकर सनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सनी ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए शर्मिला की ओर देखकर कहा, अरे वाह शर्मिला, तुमने इतनी सारी तैयारियां कर दी और मुझे पता भी नहीं चला। शर्मिला ने अपनी नजरें झुकाते हुए सनी से कहा, सर, आपका परिवार इतने दिनों बाद यहाँ आ रहा था, तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए थी। अगर सर और मैडम भी यहाँ होते तो बड़ा मजा आता, मगर मुझे लगता है कि बच्चों के साथ अब हमें इस खेल में हिस्सा लेना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। बच्चे भी इस गेम की प्लानिंग सुनकर काफी एक्साइटेड हो गए थे। तभी शर्मिला ने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, तो चलो शुरू करें खेल। तीनों बच्चे अभी भी अपने नाइट गाउन में थे। शर्मिला ने तीनों बच्चों से कहा, चलिए आप लोग अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और याद रखिए
कि आपको अगर सांप ने काटा तो पानी में डुबकी लगानी है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप सब अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लें। तीनों बच्चों को कमरे में छोड़ने के बाद सनी और शर्मिला दोनों कमरे से बाहर निकल गए। सनी पूरा वक्त बस शर्मिला को देखकर मुस्कुराता रहा था। सनी जिस तरह से शर्मिला को देख रहा था, शर्मिला की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। बस अपना सर झुकाए शर्मिला वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद शर्मिला ने अपना गला खराशते हुए सनी की ओर नजर उठाकर देखा और कहा, सर, मुझे लगता है रोहित सर और अनिका मैडम यहाँ नहीं है, तो हमें बच्चों के साथ गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बात सुनते ही सनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सनी ने अपने कंधे झुकाते हुए शर्मिला से कहा, ठीक है, मैं अभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आता हूँ, क्या तुम भी? सनी ने आगे बोलने से अपने आप को रोक लिया और अपनी जवान अपने दांतों के बीच चबाते हुए खुद के ही सर पर चपत लगा दी। शर्मिला की नजरें झुक गईं और शर्मिला ने सनी से कहा, सर, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि बच्चों के साथ मुझे भी गेम खेलनी होगी, इसलिए मैं तो सिर्फ अपने यूनिफॉर्म को लेकर आई हूँ। शर्मिला की इस बात पर सनी हैरान होकर शर्मिला को देखने लगा। कुछ देर बाद अपने मन ही मन को सोचकर सनी ने शर्मिला से कहा, अच्छा, मतलब मैं समझ गया। अगर गेम खेलते वक्त हम में से किसी को सांप काटे तो हमें पानी में डुबकी लगानी होगी, और अगर तुम्हें सांप काटता है तो तुम पानी में डुबकी नहीं लगाओगी। सनी की बात सुनकर शर्मिला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शर्मिला ने अपनी नजरें उठाकर सनी की ओर देखा और कहा, सर, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। शर्मिला के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर सनी के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। सनी अपने बाल बनाते हुए शर्मिला से कहने लगा, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, मगर मैं एक बात से हैरान हूँ कि तुम्हें मेरे परिवार की पसंद नापसंद के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? सनी की ये बात सुनते ही शर्मिला के चेहरे से हंसी गायब हो गई। शर्मिला को ऐसा लगने लगा था जैसे कुछ सेकंड के लिए उसकी धड़कनें रुक गई थी। अचानक अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को संभालते हुए शर्मिला ने कहा, वो सर, बात दरअसल यह है कि जब आपका परिवार यहाँ आने वाला था और आपको इस बारे में जानकारी हुई तो आपने अपने परिवार के बारे में इतनी बातें की कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कई सालों से आपके परिवार के साथ रहती हूँ। शर्मिला ने जब ये बात कही तब फिर से सनी को ये महसूस होने लगा जैसे उसके दिल में गिटार के तार छिड़ गए थे। तीनों बच्चे कुछ ही देर में अपने बेडरूम से अपने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आए। वहीं सनी भी, जो प्रेसिडेंशियल स्वीट के नीचे वाले फ्लोर पर ही रहता था, वो अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया। शर्मिला ने सभी को देखकर कहा, वाव, आप सब तो काफी ज्यादा डांसिंग और हॉट लग रहे हो। चलिए अब देखते हैं कि ये सांप सीढ़ी का खेल कौन जीतता है। सीढ़ी किससे मिलती है और सांप किसे काटता है। बच्चों से ज्यादा गेम खेलने के लिए सनी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। सनी और बच्चों को भी इस तरह से देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड भी काफी खुश नजर आने लगे। सिक्योरिटी गार्ड को रोहित ने सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें साय की तरह बच्चों का पीछा करना है, इसलिए शर्मिला और सनी के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड भी बच्चों के पीछे पीछे पूल एरिया की ओर चले गए। सारे सिक्योरिटी गार्ड ने पूरे पूल एरिया पर एक तरह का घेराबंदी कर रखी थी। शर्मिला ने पहले ही पूल एरिया का एक सेक्शन बाकी गेस्ट के लिए बंद करवा दिया था। शर्मिला की इस तरह की सूझबूझ देखकर सनी को शर्मिला की हर बात काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगने लगी। शर्मिला जब बच्चों को सारे इंस्ट्रक्शन दे रही थी तब सनी मुस्कुराते हुए बस शर्मिला को देखे जा रहा था। शर्मिला ने जब देखा कि सनी उसे घूर घूर कर देख रहा था तो शर्मिला ने अचानक ही सनी की ओर मुड़कर पूछा, सर, आप इस तरह क्या देख रहे हैं? सनी ने बिना सोचे समझे शर्मिला की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, हमेशा लड़की वही चुनना जो तुम्हें ज्यादा तुम्हारे परिवार से प्यार करे। सनी की यह बात सुनकर शर्मिला की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिला के साथ साथ तीनों बच्चों ने भी सनी की बात सुन ली थी। रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को दबा लिया। वहीं एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपनी नजरें ऊंची करके एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों जानते थे कि उनका चाचा शर्मिला के ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो चुका था। हालांकि इतने दिनों में होटल का बाकी स्टाफ भी ये बात अच्छी तरह से जान चुका था, मगर सनी इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था। सनी को पता ही नहीं था कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसके हाव भाव को देखकर अब तक पूरे मनाली में यह बात फैल गई थी कि सनी को उनके नए एम्प्लॉय से प्यार हो गया था। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि सनी को खुद भी नहीं पता था कि उसने अपनी फीलिंग्स
इतनी ऑब्वियस कर ली थी। शर्मिला के सामने इतनी बड़ी बात बोलने के बावजूद सनी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे जाने अनजाने में एक तरह से शर्मिला को प्रपोज कर दिया था। तभी शर्मिला ने अपने हाथों में सीटी पकड़ी और जोर से सीटी बजाते हुए बच्चों से कहा, तो चलें गेम शुरू करें। शर्मिला का इशारा मिलते ही तीनों बच्चे सनी के साथ छोटे से स्विमिंग पूल के पास बनाए हुए एक बड़े से सांप सीढ़ी के बोर्ड पर एक नंबर पर जाकर खड़े हो गए। एक बड़ा सा बोर्ड स्पेशली डिजाइन करवाया गया था, जहां पर 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी गई थी। कुछ नंबर पर सीढ़ियां लगी थी, जिस पर पहुंचने पर इंसान को वो सीढ़ियां चढ़कर उस नंबर तक पहुंचना था जहां वो सीढ़ियां खत्म होती थी, और सांप के काटने पर उसी के बनी एक स्लाइड से नीचे उसमें नीचे बने एक स्विमिंग पूल में डुबकी लगानी होती थी। बच्चे और सनी इस इंतजाम को देखकर काफी एक्साइटेड थे और पासे फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वहाँ सिविल हॉस्पिटल और में रोहित और अनिका इंस्पेक्टर के पीछे चलते हुए उस वार्ड में पहुंची जहां उस बूढ़ी औरत को एडमिट किया गया था। एक बड़ा सा वार्ड जिसमें कई पेशेंट की एक साथ ट्रीटमेंट चल रही थी। उस वार्ड के बाहर आईसीयू का बोर्ड लगा हुआ था। रोहित हैरान हो गया उस जगह को देखकर। एक आईसीयू वार्ड होने के बावजूद वो किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल के जनरल वार्ड से भी ज्यादा बदतर था। मॉनिटरिंग मशीन्स के नाम पर वहाँ कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं था। ऑक्सीजन के इक्का दुक्का सिलेंडर थे, जिससे बारी बारी से पेशेंट पर इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के इंतजाम देखकर रोहित को काफी आश्चर्य हो रहा था। नर्स इंस्पेक्टर रोहित और अनिका को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास आए, जिससे अभी अभी लकड़ी बाजार से लाया गया था। बूढ़ी औरत अभी भी कुछ बड़बड़ा रही थी। अनिका ने गौर से ये सुनने की कोशिश की कि बूढ़ी औरत क्या कहना चाहती थी। आधी होश में और आधी बेहोश बूढ़ी औरत के मुंह से बार बार सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, कुसुम, मेरी बेटी कुसुम, छोड़ दो उसे। बूढ़ी औरत के बड़बड़ाने से इतना तो साफ हो गया था कि जिस लड़के की मौत हुई थी वो बूढ़ी औरत की बेटी थी, जिसका नाम था कुसुम। नर्स ने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए कहा, सर देखिए, यह एक सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ बड़े हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर भी काफी कम है, पेशेंट बहुत ज्यादा, मगर इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। अगर सच कहूँ तो अगर आपको इनकी जान बचानी है तो इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना बहुत जरूरी है। नर्स की बात सुनकर इंस्पेक्टर काफी कंफ्यूजन में पड़ गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या करे। हादसे के शिकार हुए गरीब मरीजों को अक्सर इसी तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता था। अगर किसी प्राइवेट और बड़े अस्पताल में उन्हें दाखिल करवाया तो ये बात खड़ी हो जाती थी कि वहाँ का खर्च कौन उठाएगा। उस बुढ़ी औरत की कंडीशन तो इंस्पेक्टर ने पहले से ही जान चुके थे। एक पुरानी सी लकड़ी के घर में रहने वाली बुढ़ी औरत अपना गुजारा लकड़ियाँ काट काट कर करती थी। यह बात भी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानते थे, और एक प्राइवेट और बड़ी हॉस्पिटल में बुढ़ी औरत का इलाज करने का मतलब था कि उस अस्पताल का सारा खर्च इंस्पेक्टर को खुद उठाना होगा। इंस्पेक्टर के चेहरे की परेशानी पड़ते हुए रोहित ने उस नर्स से कहा, ठीक है, मैं इन्हें यहाँ से शिफ्ट करवाने की सारी तैयारियां करवाता हूँ। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इस वार्ड में और भी कई पेशेंट थे जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत थी, और रोहित के पास पैसों की कमी नहीं थी। मगर रोहित जानता था कि इतने सारे पेशेंट का इलाज करवाने के लिए बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में बेड कम पड़ जाएंगे, और रोहित यह भी जानता था कि ये इकलौता एक ऐसा अस्पताल नहीं था, जिसे पूरे देश में कई ऐसे हॉस्पिटल थे जिनकी हालत ऐसी थी। रोहित चाहकर भी उन सभी मरीजों की मदद नहीं कर सकता था जो देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर थे। बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी सिर्फ एक ही चीज बड़बड़ा रही थी, वो अपनी बेटी कुसुम को बचाना चाहती थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बूढ़ी औरत शायद अभी भी उसी पल में जी रही थी जहां वो अपनी बेटी को दरिंदों से बचाना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी को बचा नहीं पा रही थी। अनिका को ये सोचकर दुख हो रहा था कि जब वो बूढ़ी औरत होश में आएगी और उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी अभी इस दुनिया में नहीं रही, तब उस पर क्या बीतेगी। मगर अनिका भी चाहती थी कि सबसे पहले उस बूढ़ी औरत की जान बचाई जाए। रोहित एक बात अच्छी तरह से जानता था कि जो मरीज पुलिस की देखरेख में अस्पताल में भर्ती करवाए जाते थे, उन्हें अपनी मर्जी से हॉस्पिटल से शिफ्ट नहीं किया जा सकता था।
नर्स की बात सुनने के बाद रोहित ने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूब गए। इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त बूढ़ी औरत को बचाने का और कोई उपाय नहीं था, पर इंस्पेक्टर ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मारवा कौन था, और अगर रोहित मारवा ने ये कहा कि वो बूढ़ी औरत को बड़ी अस्पताल ले जाने के लिए तैयार है, तो इंस्पेक्टर को खर्च की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। रोहित मारवा इतना बड़ा आदमी था कि वो चाहे तो उसी वक्त उससे भी बड़ी हॉस्पिटल की जगह को खरीदकर वहां पर एक आलीशान हॉस्पिटल बना दे, जो मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हो। कुछ देर बाद ही मन में सोचने के बाद इंस्पेक्टर ने रोहित मारवा की ओर देखकर हाँ का इशारा किया। इंस्पेक्टर की हाँ मिलते ही रोहित मारवा ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने आदमियों को कॉल लगाकर कहा, अभी इसी वक्त सिविल हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस भेजो। हमें एक औरत को मनाली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। वैसे तो मनाली में ज्यादा बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, मगर सिविल हॉस्पिटल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, जहां थोड़ी बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स और बेहतर फैसिलिटीज मिल सकती थी। नर्स के कहने पर तुरंत उस औरत के डिस्चार्ज के पेपर बनवाए गए। इंस्पेक्टर ने भी काफी कोऑपरेशन दिखाते हुए डिस्चार्ज के पेपर बनाने में स्टाफ की मदद की। रोहित और अनिका एम्बुलेंस के पास खड़े होकर उस औरत के स्ट्रेचर का एम्बुलेंस तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। गार्ड तेजी से उस बूढ़ी औरत को लोगों की भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए एम्बुलेंस की ओर ले जा रहे थे, मगर जैसे ही स्ट्रेचर एम्बुलेंस के पास पहुंचा, रिसेप्शन की ओर से एक आवाज आई, रुक जाओ, तुम इस औरत को यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते। एक पहाड़ी कड़क आवाज सुनकर रोहित और अनिका चौंक कर रिसेप्शन की ओर देखने लगे। रिसेप्शन पर एक पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने खाकी पैंट पहन रखा था, नीचे पैरों पर पुलिस के जूते और ऊपर एक सिविल शर्ट पहन रखा था, वो अपनी जेब में हाथ डाले खड़े थे। रिसेप्शन पर एक फाइल बंद करने के बाद वो इंस्पेक्टर बड़े ही आराम से अपनी जेब में हाथ डालकर स्ट्रेचर पर लेटी बूढ़ी औरत के पास आए। कुछ देर तक बूढ़ी औरत की हालत देखने के बाद उस इंस्पेक्टर ने अपने सामने खड़े पुलिस ऑफिसर की ओर देखा। जिस पुलिस ऑफिसर ने बूढ़ी औरत को सिविल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिलाने में मदद की थी, उसने अपने सीनियर ऑफिसर को अपने सामने देखकर तुरंत उन्हें पैर पकड़कर सैल्यूट किया। रोहित इतना तो समझ गया था कि जो पुलिस ऑफिसर अभी अभी आया था वो दूसरे पुलिस ऑफिसर का सीनियर था। स्ट्रेचर पर लेटी बूढ़ी औरत की हालत देखते हुए रोहित ने उस सीनियर पुलिस ऑफिसर से कहा, देखिए ऑफिसर, हमें इस वक्त इन्हें बड़े अस्पताल ले जाना है। इस हॉस्पिटल में ज्यादा सुविधाएं नहीं है, मगर इनकी जान बचानी है तो हमें इसी वक्त इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना होगा। हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। ये कहने के बाद रोहित ने नर्स के हाथ से डिस्चार्ज पेपर लिए और सीनियर इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कहा, ये देखिए सारे पेपर तैयार हैं और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाले खर्च की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सारा का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। रोहित ने जो पेपर सीनियर ऑफिसर के हाथों में थमाए, उन पेपर्स को बिना देखे ही सीनियर ऑफिसर ने फोल्ड करके अपनी जेब में रख दिए और रोहित की ओर देखकर कहा, अरे साहब, आप खर्चा उठाने की बात कर रहे हैं, आप चाहें तो वो पूरी की पूरी हॉस्पिटल खरीद सकते हैं। भाई, आपके पावर को कौन नहीं जानता। सीनियर इंस्पेक्टर रोहित को अच्छी तरह से जानता था। ये देखकर रोहित ने राहत की सांस ली और रोहित ने सीनियर इंस्पेक्टर से कहा, ओके, मुझे लगता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें पेशेंट को लेकर चलना चाहिए। रोहित ने वार्ड बॉय को इशारा करके कहा कि वो बूढ़ी औरत के स्ट्रक्चर को एम्बुलेंस के अंदर ले जाएं, मगर इससे पहले कि वार्ड बॉय स्ट्रक्चर को अपने हाथों में उठा पाते, सीनियर इंस्पेक्टर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे भाई रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? तनख्वाह सरकार से लेते हो या मारवा जी से, जो उनके इशारों पर डांस कर रहे हो? सीनियर इंस्पेक्टर की इस तरह की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। सारे के सारे वार्ड बॉयज ने जब सीनियर इंस्पेक्टर को इस तरह से बात करते हुए देखा तो उन्होंने स्ट्रक्चर वापस जमीन पर रख दिया, क्योंकि वार्ड बॉयज अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित मारवा कुछ ही दिनों का मेहमान था। कुछ दिन सैर सपाटा करने के बाद वो अपने परिवार के साथ फिर से शहर चला जाएगा, मगर उन लोगों को पूरी की जिंदगी इसी अस्पताल में गुजारनी थी और उनके सामने जो शख्स खड़ा था वो इस इलाके का सीनियर ऑफिसर था। सीनियर ऑफिसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन वार्ड बॉयज को देखते हुए अपना एक पांव जमीन पर पटकने लगा। सारे वक्त सीनियर ऑफिसर ने अपने दोनों हाथ अपने जेब में रखे थे।
उसके बाद अपने कदम रोहित की ओर आगे बढ़ाने के बाद सीनियर ऑफिसर ने अपना एक हाथ जेब से निकालकर रोहित की ओर आगे बढ़ा दिया और कहा, इंस्पेक्टर गेरीवाल। रोहित जानता था कि इस वक्त इंस्पेक्टर से हाथ मिलाने के अलावा उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। जैसे ही रोहित ने इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया, इंस्पेक्टर ने कहा, दरअसल इस केस का मैं इंचार्ज हूँ, माफ कीजिएगा, मेरे जूनियर की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। अपने सामने खड़े जूनियर ऑफिसर की ओर गुस्से से देखते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित से यह बात कही थी। मगर जैसे ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने यह बात कही, रोहित ने कहा, नहीं, ये ऑफिसर तो बहुत कोऑपरेटिव हैं। इनफैक्ट इन्होंने अगर क्विक एक्शन नहीं ली होती तो इन्हें जल्दी से अस्पताल नहीं पहुंचाया गया होता और इनकी जान बचा पाना बेहद मुश्किल था। जैसे ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित की ये बात सुनी, इंस्पेक्टर गेरीवाल ने फिर से अपना एक पांव जमीन पर पटकते हुए कहा, यही तो मार खा गया ना अपना देश। यहाँ किसको क्या काम करना है वो उसे खुद नहीं पता। अब देखो, इस इंस्पेक्टर को इसलिए जॉब पर रखा गया है ताकि वो जुर्म को रोक सके, लोगों को कानून अपने हाथों में लेने से रोक सके। लोगों की जान बचाना तो डॉक्टरों का काम है, हमें तो क्राइम होने से रोकना है, और अगर क्राइम ऑलरेडी हो चुका है तो क्रिमिनल को पकड़ना हमारा काम है। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने ये बात धारदार नजरों से अपने जूनियर ऑफिसर को देखते हुए कही थी। जूनियर ऑफिसर के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे, मगर मन ही मन नीचे स्ट्रक्चर पर लेटी बूढ़ी औरत को देख उसे इस बात की भी फिक्र हो रही थी कि अगर उस बूढ़ी औरत को वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उनकी जान जा सकती थी। और साथ ही जूनियर इंस्पेक्टर यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि वो औरत इकलौती चश्मदीद गवाह थी उस लड़की के रेप और मर्डर की। यह बात रोहित भी अच्छी तरह से जानता था। इसलिए इंस्पेक्टर गेरीवाल की ओर देखकर रोहित ने कहा, आप इन्हें ले जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला तो इनकी मौत हो सकती है। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने इस बात पर हल्के से ताली बजाते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, अरे वाह साहब, मैं तो यही जानता था कि आप एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक ज्योतिष भी हैं जो लोगों की मौत के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। रोहित को इंस्पेक्टर गेरीवाल की बातें काफी ज्यादा टेढ़ी लग रही थी। अनिका भी इंस्पेक्टर गेरीवाल के इस तरह के बर्ताव को देखकर काफी हैरान थी। अनिका से वह स्ट्रक्चर पर लेटी बूढ़ी औरत की हालत देखी नहीं जा रही थी। अनिका ने खुद आगे बढ़कर स्ट्रक्चर को हाथ लगाते हुए वार्ड बॉय से कहा, आप लोग चलिए, जल्द ही इन्हें एम्बुलेंस के अंदर डालिए। वार्ड बॉय समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने सामने खड़े इतने पावरफुल लोगों की बात सुने या अपने इलाके के सीनियर इंस्पेक्टर की बात सुने। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए स्ट्रक्चर पर लेटी बूढ़ी औरत के नाक के पास उंगली रखी और फिर अनिका की ओर देखकर कहा, जिंदा है माँ जी, अभी जिंदा है। लेकिन मैडम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी हैं, इसलिए शायद आप दुनिया के नियम कानून भी पूरी तरह से भूल चुकी हैं। रोहित इस बात पर हैरानी से इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखने लगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए मैडम, इस दुनिया में जीने के कुछ तौर तरीके हैं जो आपको जल्द से जल्द याद करने होंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप शायद इस देश के सबसे पावरफुल खानदान की बहू हैं, मगर कानून को हाथ में लेना ये अच्छी बात नहीं है। और मिस्टर मारवा, आपको भी अपनी पत्नी को एक बात याद दिलानी होगी कि हमारे देश में, हमारे प्रजातंत्र में कानून के ऊपर कोई भी शख्स, कोई बिजनेसमैन या कोई पॉलिटिशियन नहीं है। कानून सर्वप्रिय है। रोहित अच्छी तरह से समझ चुका था कि इंस्पेक्टर गेरीवाल के साथ अब ज्यादा इज्जत से बात करने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए अपने तेवर दिखाते हुए रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल से कहा, देखिए, आप ये फिजूल की बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पेशेंट की जान पर आ बनी है और आप इस तरह की बातें लिए बैठे हैं। और अगर आप मुझे कानून की धमकी दे रहे हैं तो आप भी अच्छी तरह से सुन लीजिए, हर कानून हर किताब के ऊपर होती है। इंसानियत और इंसानियत के नाते दूसरे इंसान की मदद करना आपका फर्ज है। ये मत भूलिए कि वर्दी के पीछे एक इंसान रहता है, मगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इस वर्दी के पीछे इंसान नहीं है। रोहित की बात पूरी होते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपने जगह से खड़े होते हुए कहा, चलिए, बातों बातों में आप जैसे बड़े आदमी ने मुझे जानवर भी कह दिया। कोई बात नहीं है, आप बड़े आदमी हैं, मैं आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मगर आपकी जगह और कोई होता तो ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर को गाली देने के जुर्म में उसे अंदर कर देता।
मगर मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको जब तक पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा उससे पहले आपके लिए बड़े से बड़े कानून में उलटफेर करने वाले आपके साथी वकील पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे और हम पुलिस स्टेशन में कदम रखें उससे पहले आपको बेल मिल जाएगी और मेरे हाथ में मेरा सस्पेंशन लेटर होगा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आपकी पावर और आपकी पहुंच को। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने आगे कहा, मगर ये मत भूलिए कि आप इस बार आपका पाला एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से पड़ा है। चाहे आप कितने भी ताकतवर इंसान क्यों न हो, मगर मैं वो इंस्पेक्टर हूँ जो अपने फर्ज और ईमान के लिए किसी के सामने झुकना नहीं जानता। इंस्पेक्टर गिरीवाल जो बात कर रहे थे उनकी हरकतें उनके बिल्कुल विपरीत थी। बूढ़ी औरत स्ट्रेचर पर लेटी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित और अनिका को उसकी जान बचाने में मदद करने की जगह उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। अपने जूनियर इंस्पेक्टर को देखकर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि अगर किसी क्राइम सीन पर कोई मुजरिम या विक्टिम जख्मी हालत में मिले तो उसी नियम के अनुसार सरकारी दवाखाने में भर्ती करवाना चाहिए। उस जूनियर इंस्पेक्टर ने कांपती और अटकती हुई आवाज में इंस्पेक्टर गिरीवाल से कहा, यस सर, मैंने वही किया, मगर हॉस्पिटल के स्टाफ के मुताबिक यहाँ पर इनका इलाज हो पाना बेहद मुश्किल है। इन्हें इसी वक्त किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा जहां इनका बेहतर इलाज हो सके, तभी उनकी जान बचाई जा सकती है। अभी जूनियर इंस्पेक्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जूनियर इंस्पेक्टर से कहा, और वहां जाकर इनकी जान नहीं बची तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या तुम्हें पता है कितनी बड़ी इंक्वायरी बैठ सकती है हमारे डिपार्टमेंट पर? तुम्हारी इतनी सी चूक, तुम्हारी इतनी सी भूल पूरे डिपार्टमेंट का सर नीचा कर सकती है। इतने साल हो गए तुम्हें ड्यूटी निभाते निभाते, मगर अब तक तुम नियम कानून अच्छी तरह से सीख नहीं पाए। पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होते वक्त हमने शपथ ली थी कि हम पुलिस द्वारा स्थापित नियम और कानून का पालन करेंगे। अगर कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक बन जाएगा तो हम देश की सेवा कैसे कर पाएंगे? इससे पहले कि जूनियर इंस्पेक्टर गिरीवाल की बातों का जवाब दे पाता, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे इंस्पेक्टर पुलिस महकमे के लिए कम और बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के लिए ज्यादा काम करते हैं। जितनी तनख्वाह तुम लोगों को यहाँ से मिलती है उससे कई ज्यादा तनख्वाह तो तुम्हें ऊपर से मिल जाती है। इस बात का भी मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, चाहे तुम्हारी पहुंच कितने भी ऊपर तक हो, मैं तुमसे और तुम्हारे ऊपर जो लोग बैठे हैं उनसे बिल्कुल नहीं डरने वाला। मैं कानून का पालन करने आया हूं और मैं कानून का पालन करके रहूंगा। उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोहित का दिमाग खराब हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर उस इंस्पेक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर रोहित जानता था कि ये वक्त गुस्से से काम करने का नहीं है। वहीं अनिका को भी इंस्पेक्टर गिरीवाल से चिढ़ हो गई थी। अनिका को स्ट्रक्चर पर लेटी उस बूढ़ी औरत की फिक्र हो रही थी। अनिका को डर था कि जब तक वो उस बूढ़ी औरत को लेकर दूसरे अस्पताल तक पहुंचे तब तक कहीं देर ना हो जाए। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात सुनकर आसपास कई लोग जमा हो गए। सुनने वाले को यही लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर गिरीवाल इंसाफ के एक देवता थे, जो रोहित मारवा जैसे पावरफुल आदमी को करप्शन के जरिए कोई गलत काम करने से रोक रहे थे, और अपने ही साथी को डांटकर वो उसे ये सीख दे रहे थे कि किस तरह पुलिस वालों को कानून और नियम का पालन करके लोगों की सेवा करनी चाहिए। तभी पास खड़ी एक नर्स ने अनिका की ओर देखकर कहा, मैडम, मुझे लगता है कि हम इनको नहीं बचा पाएंगे, इनके पास वक्त बहुत कम है।